अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुसैन सईद। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी यूट्यूब पर, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे मैंने पाकिस्तान में बैठे बैठे स्पेन का रेजिडेंट कार्ड हासिल किया। तो वो दोस्त जो मेरे साथ कांटेक्ट में हैं, जिनके पास मेरा नंबर मौजूद है, तो वो सब इस प्रोसेस के बारे में मज़ीद तफसीलात जानना चाह रहे थे। तो आज मैं वहाँ मौजूद हूँ जहाँ मेरा सारा केस जो है वो तैयार हुआ, और सारा प्रोसेस काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। सारा काम यहाँ पर हुआ और फाइल यहाँ से तैयार होकर एम्बेसी गई। तो आज मैं आपको इस कंपनी से भी तारफ़ करवाता हूँ। ये कंपनी है टीके ग्रुप ऑफ कंपनीज़। टीके ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मल्टीपल वेंचर्स हैं। ये टीके एआटा भी है, टीके इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूर्स के नाम से भी है, हज एंड उम्रा भी डील कर रहे हैं, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टिकटिंग भी डील कर रहे हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल टूर्स भी जो है वो अरेंज करते हैं। और वो लोग जो बाहर ममालिक में मुलाजमत हासिल करते हैं, उनके लिए टीके ओवरसीज़ के नाम से भी इनका लाइसेंस मौजूद है, और मुख्तलिफ़ सिटीज़ में इनके ऑफिसेज़ भी मौजूद हैं। तो लेकिन आज की इस वीडियो को मैं स्पेसिफ़िक रखूँगा कि स्पेन का रेज़िडेंट कार्ड पाकिस्तान से कैसे मिलता है। तो विदाउट फर्दर अड्यू, मैं आपका तारुफ़ करवाता हूँ टीके ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सीईओ और इस ग्रुप के फाउंडर तलाल खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम तलाल खान साहब, सबसे पहले तो ये बताएं आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। सबसे पहला सवाल, सवाल तो नहीं, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपकी इस जर्नी के बारे में। आपका जो ये सफ़र है 2012 से आपने टी के ग्रुप ऑफ कंपनीज़ बनाई, खुद ही आप इसके फाउंडर हैं, शुरुआत से लेके अब तक की ये जो आपका सक्सेसफुल सफ़र है, इसको थोड़ा-सा आप शॉर्ट अल्फाज में अगर बता सकें। ये तो हर बंदा जो है ना, उनकी एक ऑन स्टोरी होती है, जिसको सैड स्टोरी कहा जाता है। वो तो शॉर्ट अल्फाज में बता नहीं सकते। बहरहाल हाँ, सक्सेसफुल होने के लिए ना, अपने बिज़नेस को टाइम देना पड़ता है। जो और चीज़ों से छीन के, औरों को कम करके यहाँ पे देना पड़ता है। तब आपकी सक्सेसफुल रेशो 50 से 80, 70, 90 इसके अराउंड अबाउट जाती है। 100% आप फिर भी नहीं अपनी जर्नी पूरी कंप्लीट कर सकते। ठीक हो गया। ये टीके ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंडर कितने वेंचर्स, कितने बिजनेसेस आपके काम कर रहे हैं इस टाइम? बेसिकली चीके जो है, ये आल्सो एक शॉर्ट फॉर्म है मेरे अपने नाम का, तलाल खान इस चीके। फिर इसको ब्रांडेड करने के लिए इसको मतलब जो जो करना होता था पाकिस्तान में किया है। फिर फर्दर वक्त के साथ साथ ना एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी कि मैं एक ट्रैवल एजेंसी आम सी बनाई है। तो जब आपका जहाँ पे पब्लिक्स का आना जाना होता है तो वो आपसे अलग अलग चीज़ों की डिमांड्स करते हैं। फिर उनकी डिमांड्स को सामने रख के आपको बिजनेस को एक्सपेंड करके नई नई चीज़ें ऐड करनी पड़ती है, जिसमें आप कर सकते हैं जैसे हमने किया है। पहले टिकट इंटरनेशनल खोला है, तो हमारा ज़्यादातर जो काम था वो हज उम्रा था। फिर लोग कहते हैं हमें टिकट्स भी आपसे चाहिए, ट्रस्ट के बिना पे हम फिर टिकटिंग आयाटा कर लिया। एज इट इज करते करते लोग आके हमसे पूछने लगे हमें वर्क वीजा चाहिए होता है, तो हमने वो भी लाइसेंस इसमें ऐड करवा लिया कि ह्यूमन रिसोर्स जो आउट सोर्सिंग होती है लोगों की, जो बाहर जॉब के लिए जाते हैं, उनको भी हम फैसिलिटेट कर ले। करते करते लोग हमसे पूछते कि हमें कोई ऐसे भी चीजें देना कि हमारे पास पैसे भी है, टाइम हम रिलैक्स करने के लिए जाते। फिर हमने इसने डोमेस्टिक इंटरनेशनल टूरिज्म को ऐड किया। इसी तरह फिर लोग पूछते हैं कि भाई हमें कोई ऐसे चीजें दे कि जो वैल्यूएबल हो हमारे पासपोर्टों के साथ, जो चीजें आप डील कर सकते हो, क्योंकि हमें वन विंडो सर्विस चाहिए। मैं उसकी देने की कोशिश करता हूँ। अभी तक कंप्लीट तो नहीं हुआ, लेकिन किसी हद तक मैं जा पहुंचा हूँ। इसमें हम फिर ये भी हो सकते हैं बाज़ औक़ात कि अपने ऑन के लिए कोई चीज़ हमने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करनी हो, तो वो भी हमने इसमें रखी हुई है। अगर डोमेस्टिक टूर रखा हुआ है, तो फॉरेनर के लिए भी हमने उसका पूरा निज़ाम रखा हुआ है। तो ये एक लेंथी प्रोसेस है, सारे एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकते, शॉर्ट शॉर्ट ही है। मज़ीद जो आपके ऐसे क्वेश्चन होंगे,
जो मुझे लगेंगे कि उसका जवाब दे दिया जाए और शॉर्ट्स में लोग अंडरस्टैंड करें, तो वो आप पूछ सकते ठीक हो गया, फेयर इनफ। पब्लिक के लिए मेरे ख्याल से उनको काफ़ी इसका आइडिया हो गया है। जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, आपने जो मुझे स्पेन की रेजिडेंसी पाकिस्तान से ही दिलवाई, यहाँ बैठे बैठे ही हैं। जी। मुझे स्पेन की रेजिडेंसी मिली, आपसे ही मैंने इसके बारे में जाना और इसको प्रोसेस किया। तो आप, ये एक बड़ी यूनिक कैटेगरी है कि यूरोप का रेजिडेंट कार्ड पाकिस्तान से ही मिल जाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपने इस कैटेगरी को, इस वीज़ा को कैसे सर्च किया, कैसे आप इस तक पहुंचे? बेसिकली मेरी हॉबीज में ना ट्रेवलिंग शामिल है। और ट्रेवलिंग उस हद तक शामिल है ना कि जैसे बंदा दिन में 3 टाइम खाना खाता है ना, तो मैं ईयरली 3 से 4 इंटरनेशनल टूर्स करता हूँ। ऑलमोस्ट मेरी हिस्ट्री में 42 कंट्रीज है। तो जब मैं किसी जगह जाता था ना, तो मुझे हमेशा शौक रहा कि यार इनके ऐसे कौन से यूनिक चीजें हैं जो मुझे ट्रेवलिंग में आसानी दे। लाइक ए मल्टीपल वीजा होता है यूरोप शेंगन स्टेट का, इसी तरह स्पेन में पहले ये लोग पादरोन मिंट करते थे, जो इलीगल लोग जाते थे, रेड क्रॉस होता था, लोग वहां चले जाते थे। तो वो उसका प्रोसेस था कि आप 3 साल कम से कम उस प्रोसेस को लगाएं, तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं उस रेजिडेंस को, जो कि हम लोग के पास टाइम नहीं बचता। मजदूर लोग होते हैं तो वो कर लेते हैं। बेसिकली मैंने ये जो वीजा निकाला, मैं देखता था इन्होंने उस टाइम एक जिसको कहा जाता है नॉन लिकोरेटिव, जिसको पाकिस्तान में मैंने ही मुतारिफ कराया। ये एक ऐसा वीजा है कि आप वहां के नेशनल हो जाते हो, ठीक है। और इसका प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी है, ऑलमोस्ट 4 to 6 मंथ है, लेकिन पाकिस्तान में बैठे बैठे आपको रेजिडेंस मिल जाता है। तो इस प्रोसेस को करने के लिए ना, सबसे पहले मैंने ये फार्मूला खुद पे अप्लाई किया, क्योंकि मैं ज्यादा ट्रेवल करता था, दिक्कत मुझे होती थी। मैंने सबसे पहले अपने केस में ये सारी चीजें प्रोसेस करवाई, टाइम टेकिंग थी। करने के बाद मैंने केस को प्रोसेस में डाला। मेरा केस बेसिकली स्ट्रांग था थोड़ा, हर एविडेंस के साथ, ट्रेवल हिस्ट्री भी थी, बिजनेस, हर चीज उसमें थी। मेरा केस टोटल प्रोसेस हुआ 36 नंबर ऑफ डेज में, मुझे उन्होंने रीजंस दे दिए। इसी तरह मैंने अपने फैमिलीज को भी प्रोसेस करवा के उनसे ये जो रेजिडेंस है मैंने ले लिए। उसके बाद जो सेकेंड वन वीजा मैंने इशू किया, तो वो आपका केस था। आपके प्रेफरेंसेस अलग थे, मेरे अलग। तो मेरे ख्याल से प्रोसेस इसका उतना लेंथी भी नहीं है, टाइम टेकिंग है, लेकिन हम्म, बजाय आप किसी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से हम्म, अपना केस करवाते हो, मींस ऑस्ट्रेलिया, यूके भी 2 ईयर लेता है, कनाडा का तो अनलिमिटेड टाइम है उनका। तो कोई इसी तरह अगर एक बंदा है और वो एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी रखता है, तो ये शॉर्ट फॉर्म है, 4 मंथ्स में उसको अपना रिजल्ट मिल जाता है, हाँ या ना का। लेकिन इसमें जो सक्सेसफुल रेशो है वो 100% है। लेकिन मैं केस वही लेता हूं जो मुझे लग रहा होता है कि 90% इस केस में जान है। जिस केस में जान नहीं होती, उस केस को मैं रिफ्यूज कर देता हूं, क्योंकि मैं अपना भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और अपने क्लाइंट का भी। ठीक हो गया। तो स्पेन किन लोगों को सूट करता है, या एक पहले तो ये बता दें कौन लोग वहाँ रेजिडेंसी हासिल कर सकते हैं, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स यहाँ के लोगों के पास हों तो वो आपकी नज़र में एलिजिबल हैं, और स्पेन ही क्यों, किसी और यूरोप कंट्री की तरफ क्यों ना देखा जाए, या किसी और मुल्क की तरफ? बेसिकली जो स्पेन है ना, हमारे पाकिस्तान में मैंने देखा है, क्योंकि मैं यहाँ भी बिजनेसमैनों से मिलता हूँ, लोगों के पास बिजनेस भी है, पैसा भी है, उनको ये भी पता है कि इन्वेस्ट कैसे करना है। हम लोगों का जब ज्यादा बिजनेस और पैसे को डबल करना पड़ता है ना, तो इसका मकसद ये होता है कि हम इनको प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करें। तो मेरा जो ध्यान गया वो इस पे गया कि अगर मैंने एक बंदे को ना इस लेवल पे लाना है कि उसका इंटरेस्ट और माइंड चेंज करूं, कि वो कोई नया चीज पाकिस्तान के लिए करे, जो पैसे भी लाए और उसकी तरक्की में भी साथ। तो वो मैंने ये कहा कि जहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, जिनके पास थोड़े वाफर मिकदार में पैसे होते हैं, ये उन लोगों के लिए जो वहाँ काम के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते, जो सिर्फ कहते हैं कि भाई हम वहाँ के रेजिडेंट्स बन जाए, हमारा ट्रेवलिंग में इजी हो, हम वहाँ कोई ऑन बिजनेस करें जिसको हम टाइम दें।
ठीक हो गया। यहाँ हो सकता है हमारे देखने वाले थोड़े परेशान हो गए हों कि वाफ़िर मिक़दार में पैसे हों, तो क्या वाफ़िर मिक़दार में पैसे खर्च होते हैं या वाफ़िर मिक़दार में पैसे जस्ट दिखाने होते हैं? नहीं, वफ़र मिकदार में सिर्फ़ दिखाने होते हैं। खर्च तो उसमें कोई है नहीं। खर्च तो देखिए, जहाँ पे लोग डन बेस पे वीज़ाज़ करते हैं और बाहर के हैं, वो वीज़ाज़ आपको पता है वो लोग कहाँ-कहाँ कितने-कितने पैसे देते हैं? 2 मिलियन, 2.5 मिलियंस इस पे स्पेंड करते हैं। इसमें लेस देन 1 मिलियन है खर्चा, लेकिन वो इनके सारे अपने हाथों से है। इनके सामने होता है कि भई ये खर्चा मैं इस चीज़ पे करूँगा। मतलब अकाउंट में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हैंडसम अमाउंट पड़ी है तो उसको विथड्रॉ नहीं करना। जस्ट उसको शो करना है कि मेरे पास हैंडसम अमाउंट है। तलाल खान साहब ये बताएं कि इस वीज़ा जो आपने बताया नॉन डेकोरेटिव वीज़ा जिसमें रेजिडेंसी यहाँ से ही मिल जाती है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अगर 2 अल्फ़ाज़ में बोलूँ तो फिर तो बहुत शॉर्ट्स बता दूँगा, समझ नहीं आएगी। इसके लिए हर बंदा एलिजिबल है जिसके पास अपना रिकॉर्ड हो, ज़ाती रिकॉर्ड। हर बंदा एलिजिबल है, लेकिन एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया जो मैंने सेट किया है ना, वो ये है कि मेरे पास एक क्लाइंट आए, पहले मैं उसका केस देखूँ, उसके जो प्रेफ़रेंस जो वहाँ पे रहना चाहता है, वो सेटलमेंट वो चीज़ें देख के फिर मुझे अंदाज़ा होता है कि उसका क्राइटेरिया बन रहा है या नहीं बन रहा। क्योंकि अगर वो डॉक्यूमेंट्स भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। इसमें कोई इतने ज़्यादा नहीं है, 10-15 पेपर्स है, लेकिन वो टाइम टेकिंग है। क्लीयरेंस हर चीज़ है। उसमें सिर्फ़ मसला ये होता है कि वो करने के बाद अगर आप मुझसे राब्ता करें कि हमने तो ये कर दिए और आपकी एलिजिबिलिटी नहीं, तो आपका टाइम वेस्टिंग है। आपने सबसे पहले कॉन्टैक्ट करना है, रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं ऑफ़िस में, टाइम लेना है उनसे, आना है, विज़िट करके केस डिस्कस करना है। देखना है कि अगर ये प्रोसेस में मैं डाल सकता हूँ या नहीं। अगर मैं डाल सकता हूँ तो आपको उसी टाइम में लिस्ट दे दूँगा कि ये क्राइटेरिया है, इसमें ये चीज़ें आप पूरी करें, उसको मैं नेक्स्ट स्टेज पे आपको ले जाऊँगा। ठीक हो गया। जिस तरह के मेरा केस था, मेरे केस में तो आपने ख़ास जो है बड़ा ख़्याल रखा मेरे तमाम कागज़ात कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे जो कि स्पेन में गए और वहाँ से ट्रांसलेट होकर वहाँ की नोटरी से अटेस्ट होकर वापस आए। तो जो लोग आते हैं तो आप ये प्रोसेस सारा जो है ये सारा खुद हैंडल करते हैं और ये सारी चीज़ें उनको तैयार करके देते हैं? जो केस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, जो उन्होंने देने होते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इसमें ऐसे पुलिस क्लियरेंस भी है, फैमिली रिलेटेड भी है, जैसे पासपोर्ट्स है, आईडी कार्ड, ये क्लाइंट की अपनी प्रॉपर्टी है, ये उन्होंने प्रोवाइड करनी है। जो मैंने प्रोवाइड करना है वो सारा केस आने के बाद अगर स्पेन में कोई काम है वो हमारे कंपनी के ज़िम्मे है, वहाँ नोटरी करवाना हमारी कंपनी के ज़िम्मे है, हत्ता कि वहाँ से 1 साल की इंश्योरेंस बनती है, वो भी हमारी कंपनी के ज़िम्मे। वहाँ पे वीज़ा के लिए आपको वहाँ पे एक एग्रीमेंट लिखना पड़ता है कि ये बंदा यहाँ पे आके रहेगा, वो भी हमारी कंपनी के ज़िम्मे। जब हम आपसे एक चीज़ के सर्विसेज़ चार्ज लेते हैं ना, तो हम आपको 100% सर्विस देते हैं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा तलाल खान साहब, आपने जितने वीज़ाज़ अभी तक प्रोसेस किए हैं उनकी सक्सेस रेशो के बारे में मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि मैं मुझे इस सवाल का जवाब ऑलरेडी पता है, लेकिन मैं देखने वालों के लिए ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। एक तो अपने जो केस अभी तक किए हैं उनकी सक्सेस रेशो भी बता दें, और ये जो स्टेज 1 है यहाँ पर वीज़ा आ जाता है पैसेंजर के हाथ में। जो स्टेज 2 है, एक बंदा वहाँ यूरोप में स्पेन में चला जाता है, तो वहाँ आपकी कोई फैसिलिटीज़ वहाँ पर कोई सर्विसेज़ अवेलेबल होंगी उस बंदे को? सबसे पहले तो आपको जो फ़ेज़ 1 को कंप्लीट करने या स्टेप 1 जो था, वीज़ा इश्यूएंस तक जो प्रोसेस था, वो तो आपको प्रोसेस में डाल के बता दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी तक 18 केस ऐसे किए जिसकी 100% रेशियो है। 7 केसेस अभी भी इन प्रोसेस चल रहे हैं। अपॉइंटमेंट का दूसरे तीसरे में कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है। पर अल्हम्दुलिल्लाह जो केस मैंने रेडी करके दिए 100% रेशियो है और उसमें कोई गलत बयानी नहीं है, क्योंकि जो बंदा ये प्रोसेस शुरू करता है ना, ये प्रोसेस उसके हाथ में होता है। हर
एक दिन से लेकर वीजा इश्यूएंस तक पासपोर्ट भी वो रिसीव करेगा, सबमिट भी वो करता है, डॉक्यूमेंट्स भी खुद वो अटेस्ट करेगा, सारी अथॉरिटीज उसके पास है। मेरा काम उसको गाइड करके सारी डॉक्यूमेंटेशन 100% देना। उसके बाद जब वीजा इशू हो जाए, बंदा वहां जाता है। अक्सर मेरे जितने क्लाइंट्स गए उनके वहां पे रिलेटिव होते हैं जो पहले से सेटल्ड होते हैं। वहां पे ये मसला अक्सर पेश आता है कि आपको वहां पे कोई एड्रेस देना पड़ता है। वो एड्रेस जिस पे वो आपसे खत किताबत करते हैं, राब्ता रखते हैं, कांटेक्ट करते हैं, उसको वहां के जुबान में बोलते हैं पादरोन मिंट। पादरोन मिंट का मतलब ये होता है, जैसे हमारा यहाँ पे यूनियन कौंसिल होता है और कोई बंदा आ जाता है बाहर से, या पुलिस है हमारी, वो उसको पुलिसिया बोलते हैं, आ जाता है, वहां पे खुद को रजिस्टर करना पड़ता है कि भाई मैं यहाँ रहने आया हूँ, ये मेरा एड्रेस है। अगर मेरे मामलात मेरे लिहाज से कोई काम हुआ तो आप मुझसे इस रास्ते पे, इस एड्रेस पे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर वो बंदे का वहां पे कोई नहीं है तो फिर हमारे एग्रीमेंट में वहां पे हमारे लायर हैं जो हम उनको रेफर करते हैं, वो उनको ये सारी चीजें वक्त वक्त प्रोवाइड करते हैं। उनका जो सर्विस चार्ज है, वहाँ का सर्विस चार्ज अलग है, वो वहाँ के हिसाब से है, कोई ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। लेकिन आपको एक अच्छा माहौल मिल जाता है, आपको इजी वे दे देते हैं और आपका काम क्विकली हो जाता है। बजाय कि आप किसी रिलेटिव को यूज करें, उसको बोले मुझे एड्रेस दो, वो लायर का कंसल्टेंट का काम इजी हो जाता है। ये फैसिलिटी भी हम वहाँ प्रोवाइड करते हैं जिनको जरूरत होती है। अच्छा तलाल खान साहब, हमारे देखने वालों को ये बताएं कि जो लोग इस वीज़ा कैटेगरी में स्पेन में रेजिडेंसी में इंटरेस्टेड हैं वो आपसे कैसे रब्ता कर सकते हैं? आप कहाँ अवेलेबल होते हैं और आपसे रब्ते का क्या तरीका हो सकता है? मैं इस्लामाबाद में अवेलेबल होता हूँ, लेकिन हमारे आपको पता है डिफरेंट काम है, एम्बेसी से रिलेटेड सारे, तो मसरूफियत होने की वजह से मैं टाइम नहीं दे पाता। हाँ, नंबर मेंशन होंगे, वेबसाइट्स मेंशन होंगी, कांटेक्ट होंगे, सारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं ऑफिस में, उनसे अपना राब्ता करके नाम नंबर लिखवा के फिर वो मुझसे स्केड्यूल करेंगे कि आपको इस डेट पे इस टाइम पे बंदे आ रहे, आपने टाइम देने, उन्होंने केस डिस्कस करना है। तो राब्ता कोई मसला नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होती है कि हर बंदे को टाइम दूं। लेकिन अगर इस पे भी आपको कोई नहीं मिलता, बाज़ औक़ात इंसान बिजी होता है, तो जो आप मैसेज या वीडियो आती है आपके सामने, उसके कमेंट्स में अपना नाम लिख के और बता दें कि मैंने इस टाइम आपको कॉल किया है, तो लिख के इंशाल्लाह हम आपको उसी में भी रिप्लाई दे दिया करेंगे। तलाल खान साहब, अपनी वीडियो को इख्तिताम करते हुए सबसे पहले तो मैं आपसे एडवांस वक्त चाहूँगा कनाडा की, यूएसए की और ऑस्ट्रेलिया और यूके के लिए अलग अलग वीडियोस मेरी आपके साथ हैं, और एक तो मैं आपसे ये वीडियो पर ही एडवांस आपसे परमिशन और टाइम चाहूँगा। यानी हम अवेलेबल है आपके लिए हर टाइम, ऐसा कोई मसला नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। हमने शॉर्ट रखने की कोशिश की लेकिन टॉपिक ही चूँकि ऐसा है थोड़ी सी लेंथी हो गई। तो आपको कोई भी सवाल हैं आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपने सवाल ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।